नमस्कार दोस्तों, एन के जॉब टारगेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जय पपलाज मैया की। दोस्तों, मैं आज आपको ALP CBT 1 25/11/2024 सेकंड शिफ्ट के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, UPTQ को OJN के लिखा जाता है और RMQN को LGKH लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में NIMJ को क्या लिखा जाएगा? UPTQ OJN के। तो देखते हैं, मतलब U21 पे आता है और O16 पे आता है, तो यहाँ -6 किया गया है। P16 पे आता है और J10 पे आता है, यहाँ पर भी -6 किया गया है। और T20 पे आता है और N14 पे आता है, तो यहाँ पर भी -6 किया गया है। और Q17 पे आता है और K11 पर आता है, तो यहाँ पर भी -6 किया गया है। चलो सेकंड में देखते हैं। RMQN LGKH। R18 पे और L12 पे, यहाँ भी -6। M13 पे और G7 पे, यहाँ पर भी -6। Q17 पे और K11 पे, यहाँ पर भी -6। N14 पे और H8 पर, यहाँ पर भी -6 किया गया है। तो इसमें आपको लॉजिक पता लग गया होगा कि यहाँ सभी में -6 किया गया है। तो उसी प्रकार हमारा आंसर NIMJ। तो N14 पे आता है, -6 करेंगे तो 8 होगा। I9 पे आता है, 9 में से -6 करेंगे तो 3 आएगा, 3 पे C आता है, ठीक है। और M हमारा 13 पे आता है, इसमें से -6 करेंगे तो ये 7 आएगा, 7 पे हमारा G आता है, ठीक है। J हमारा 10 पे आता है और 10 में से -6 करेंगे तो 4 होगा और 4 पे D आता है। तो HCGD इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, जितने भी टीचर हैं उन्होंने अपनी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट की है, तो आप भी कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या हम इस मिशन में कामयाब होंगे। क्या मैं आपको रियल में एक अच्छा कंसेप्ट दे रहा हूँ और आने वाली एग्ज़ाम में ये कंसेप्ट क्या वास्तव में आपके काम आएगा, ये आप डिसाइड करेंगे। मैं तो मेरी तरफ से बिल्कुल रियल कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ, जो कि ALP CBT 1 में पूछे गए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित कूट भाषा में ARGOT को 12497 में लिखा जाता है और GRAFT को 29743 लिखा जाता है, तो F का कोड क्या होगा? देखते हैं दोस्तों। ARGOT को लिखा जाता है 12497, तो GRAFT को लिखा जाता है 29743। तो F का कोड क्या होगा? दोस्तों, F इसमें है और F इसमें नहीं है, तो जो इसमें नहीं है वो इसमें होगा और जो इसमें है वो इसमें नहीं होगा। तो इसमें 3 है और इसमें 3 नहीं है, तो F का कोड 3 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें पूछता कि O का कोड क्या है, तो O इसमें है और इसमें नहीं है, तो इसका कोड इसमें होगा और इसमें नहीं होगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो 1 है वो इसमें नहीं है, तो अगर O का कोड पूछता तो O का राइट आंसर 1 हो जाता। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यदि TYPING को के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जावे और इस प्रकार बने नए समूह को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पुनः व्यवस्थित करने के बाद दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों पुनः व्यवस्थित किया गया है इसमें डायरेक्ट, मतलब इसमें जो कहा गया है कि उसके ठीक पहले वाले, मतलब इसमें से हम माइनस सारे में से -1 करेंगे। क्या करेंगे? सारे में से -1 करेंगे। फिर इसे पुनः व्यवस्थित भी करेंगे। क्या करेंगे? पुनः व्यवस्थित। ठीक है, पुनः व्यवस्थित करेंगे। फिर इसमें पूछा है कि दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होगा, तो यह होता है बायां, और ये इसकी सीरीज हो जाएगी पुनः व्यवस्थित होके, और ये हो जाएगा इसका दायां। अब पूछा है कि दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होगा, मतलब दाईं ओर से पहला अक्षर यही होगा। अब मैं आपको शॉर्टकट डायरेक्ट मतलब इसका आंसर लाने की कोशिश करूंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ अगर इनमें से -1 करते हैं हम, और -1 करने के बाद में अगर यहाँ पर जो अक्षर आएगा वो, मतलब अगर इसको पुनः व्यवस्थित किया जाएगा बाद में, तो यहाँ सबसे बड़ा अंक आएगा। क्या आएगा? अक्षर, मतलब सबसे बड़ा अक्षर आएगा। तो इसमें सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है? y है। क्या है? y। और y में से हम अगर -1 करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x। और x ही हमारा राइट आंसर होगा, तो यह x हमारा राइट आंसर होगा। फिर भी हम इसको सोल्व करते हैं जिस प्रकार कहा गया है। चलो सोल्व करते हैं। TYPIN और G। अब हम सभी में से -1 करते हैं, तो ये 20 पे आता है, तो इसका -1 होकर 19 हो जाएगा। ठीक है, सभी में से -1 करते हैं। और y हमारा 25 पे आता है, तो ये 24 हो जाएगा, और 24 पे x आता है। ठीक है, p 16 पे आता है, और इसमें से -1 करेंगे तो o हो जाएगा। i 9 पे आता है, और 9 में से -1 करेंगे तो ये h 8 हो जाएगा, मतलब h हो जाएगा। ये n 14 पे आता है, तो ये m हो जाएगा। g 7 पे आता है, तो ये f हो जाएगा। अब हम इसे अंग्रेजी वर्णमाला में पुनः व्यवस्थित करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले f आएगा। ठीक है, और उसके बाद में h आएगा, आ गया। उसके बाद में m आएगा, उसके बाद में o आएगा, और उसके बाद में s आएगा, और उसके बाद में सबके बाद में x आएगा। तो ये होता है इसका बायां, और ये होता है दायां। पूछा है कि दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होगा, पुनः व्यवस्थित करने के बाद में दाईं ओर से पहला अक्षर, तो दाईं ओर से पहला अक्षर हमारा x हो जाएगा, और x हमारा राइट आंसर होगा। तो अगर हम दिमाग लगाएं और इसे तुरंत सोल्व करें, और इस प्रकार हमें बायां या दायां पूछा है, तो हम डायरेक्ट उसी अक्षर पे पहुंचेंगे। जैसे पहला पूछा है तो पहला, और दूसरा पूछा है तो दूसरा। अगर बायां से पहला पूछा है तो बायां से पहला मतलब सबसे छोटा आएगा, तो सबसे छोटा इसमें कौन है? सबसे छोटा इसमें से g है, और g में से 1 घटाएंगे तो f हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो f हम यहीं से, मतलब यहीं से हमारा राइट आंसर हो जाता। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि KBWJMZZ, मतलब KBWG को MZZ लिखा जाता है, और इसी प्रकार OXCD को QVFA लिखा जाता है, मतलब ये इससे संबंधित है। तो उसी तर्क का उपयोग अनुसरण करते हुए STIX का कोड क्या होगा, मतलब ये किससे संबंधित होगा? तो KBWJ को MZZ और OXCD QVFA इससे संबंधित है। तो इसमें दोस्तों क्या किया गया है, आप देख सकते हो कि K 11 पे आता है और M 13 पे आता है, तो इसमें +2 किया गया है। B 2 पे आता है और Z 26 पे आता है, तो इसमें अगर हम देखें तो -2 किया गया है। ठीक है, और W 23 पे आता है और Z 26 पे आता है, तो इसमें +3 किया गया है। और J 10 पे आता है और G 7 पे आता है, तो इसमें से -3 किया गया है। तो हमारी सीरीज चल रही है +2 -2 +3 -3। ठीक है, इसी प्रकार हम इसमें चेक करते हैं। O 15 पे आता है, Q 17 पे आता है, तो इसमें +2, X 24 पे और V 22 पे, तो इसमें -2, C 3 पे और F 6 पे, इस पे
+3, ठीक है। और D 4 पे और एक A 1 पे, तो इसमें -3, ठीक है। तो हमारी सही सीरीज है +2 -2 +3 -3। तो उसी प्रकार हम STIX, अगर हम इसमें से +2 -2 +3 -3 करेंगे तो हमारा राइट आंसर S19 पे आता है। तो इसमें +2 करेंगे तो यूँ होगा, ठीक है। और T20 पे आता है, इसमें से -2 करेंगे तो R होगा 18 पे, ठीक है। I 9 पे आता है और 9 में +3 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और 12 पे L आता है। और X 24 पे आता है, 24 में से हम -3 करेंगे तो 21 आएगा और 21 पे U आता है। तो URLU हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसी प्रकार ये क्वेश्चन आते हैं, उसमें इसी प्रकार की जो नियम है जो लगता है, या तो +2 होगा -2 होगा, या सभी में +2 होगा, या घटा दिया जाएगा, या विपरीत क्रम किया जाएगा, या फिर इसमें इसका संबंध इससे होगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, इसका संबंध इससे होगा, ऐसे भी हो सकता है। और अगर ये 5 की सीरीज है तो इसमें ऐसे हो सकता है, और ये इससे संबंधित हो जाएगा सेकंड वाला, और ये इससे संबंधित हो जाएगा, इस प्रकार भी होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा युग्म समूह से संबंधित नहीं है। मतलब आपको असंगत की पहचान करनी है और कौन सा इसमें भिन्न है उसकी पहचान करनी है। इस प्रकार आपको डायरेक्ट 4 ऑप्शन मिलेंगे, और 4 ऑप्शन में से कौन सा मतलब इस नियम का जो 3 में फॉलो हो रहा है उस नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो जो नहीं पालन कर रहा है वही आपका राइट आंसर होगा। तो हम चेक करते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए डायरेक्ट यहीं से देखते हैं। तो W आता है हमारा 23 पे और U आता है 21 पे, तो इसमें से क्या किया गया है, इसमें से -2 किया गया है। और R हमारा 18 पे आता है और P हमारा 16 पे आता है, तो इसमें से भी क्या किया गया है, -2 किया गया है। मतलब मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पर ये अक्षर है और यहाँ पर अक्षर है, जिसका संबंध इससे है, ठीक है। तो इसमें से -2 किया गया है और इसमें से भी -2 किया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट को। ऑप्शन नंबर 2 है, I 9 पे आता है और G 7 पे आता है, तो इसमें से भी -2 किया गया है, ये भी सही है। और D 4 पे आता है और B 2 पे आता है, तो इसमें से भी -2 किया गया है। तो हमारा इसमें और इसमें सेम नियम फॉलो हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं, M 13 पे आता है और L 12 पे आता है, तो इसमें से -1 किया गया है। क्या किया गया है, -1, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो S 19 पे आता है और H 8 पे आता है, तो इसमें से तो बहुत ज़्यादा माइनस किया गया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और हम 4 नंबर ऑप्शन को देखते हैं, Q हमारा 17 पे आता है और O 15 पे आता है, तो ये सही है, -2 है। और L 12 पे है और J 10 पे है, तो इसमें से भी -2 है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 इन तीनों में एक नियम लग रहा है, और ऑप्शन नंबर 3 है जो इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि YUSWSQ UQO और SOM, इस प्रकार अगला पद क्या होगा। मतलब ए सीरीज दी गई है और इसका अगला पद हमसे पूछा है। तो देखते हैं, Y हमारा 25 पे आता है और W हमारा 23 पे आता है, ठीक है। तो क्या किया गया है, -2 किया गया है, और यहाँ पर भी -2 किया गया है, यहाँ पर भी -2 किया गया है, तो -2 वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें मतलब -2, ठीक है। तो U 21 पे और S 19 पे, तो यहाँ पर भी -2, फिर 19 से 17, यहाँ पर भी -2, फिर 17 से 15, O 15 पे आता है, तो यहाँ पर भी -2, तो सेकंड में भी -2, ठीक है। एस फिर हमारा 19 पे, यहाँ पर -2, फिर -2, O 15 पे, फिर M 13 पे, यहाँ पर भी -2, तो अगला पद भी हमारा -2, ठीक है। मतलब तीनों में -2 किया गया है, तो इसका नेक्स्ट पद हमें देखना है। तो SOM और हम सभी में से -2 करेंगे,
तो हमारा राइट आंसर 19 में से 2 गए तो 17, 17 पे हमारा क्यू आता है। ओ 15 पे आता है और ओ में से माइनस मतलब 15 में से -2 करेंगे तो 13 आएगा। 13 पे हमारा एम आता है और एम 13 पे आता है। 13 में से -2 करेंगे तो 11 आएगा और 11 पे हमारा के आता है। तो क्यू एम के हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि शब्द MESTER के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने नए अक्षर के समूह में कितने व्यंजन मौजूद होंगे। दोस्तों आप देख रहे हो क्वेश्चन कितना बड़ा है। अगर आप इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हो तो ये आपको केवल 1-1.5 लाइन का क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन रियल में क्वेश्चन देख लो कितना बड़ा है। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हमें एग्जाम में टाइम मैनेज करना है और इसको डायरेक्ट हम कैसे करेंगे। तो MESTER प्रत्येक व्यंजन में मतलब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के मतलब उसके ठीक पहले वाले मतलब व्यंजन में हमें पहले वाले अक्षर से -1 करना है और जो स्वर है उसमें हमें ठीक बाद वाले अक्षर से बदलना है। तो स्वर में हमें +1 करना है। तो ये तो हमारा नियम है और ये हमारा MESTER ठीक है। तो इसमें हमें पुनः व्यवस्थित नहीं किया गया है। तो हमें पूछा है कि कितने व्यंजन मौजूद होंगे। तो हमें इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना है कि बदलने के बाद में कितने व्यंजन हैं और कितने इसमें स्वर हैं। तो हम पहले व्यंजन में -1 करेंगे। तो व्यंजन बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम पहले स्वर देख लेते हैं कि स्वर में हमें प्लस करना है। तो स्वर हमारे होते हैं A, E, I, O और U। हमारे 5 स्वर होते हैं। तो इसमें से हमारा पहले A है और E है। तो A में हम +1 करेंगे तो ये हो जाएगा B और E में हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा F और इनमें से हम -1 करेंगे। ठीक है, इसमें हमने +1 किया है, +1 और हम इनमें से -1 करेंगे। ठीक है, -1 -1 M 13 पे आता है तो इसमें से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा L। ठीक है, S हमारा 19 पे आता है तो ये हमारा R हो जाएगा। T हमारा 20 पे आता है तो 19 पे S हो जाएगा और R हमारा 18 पे आता है तो ये Q हो जाएगा। तो ये हो जाएगा L, B, R, S, F और Q। तो इसमें व्यंजन देखने हैं कि कितने व्यंजन मौजूद होंगे। तो दोस्तों ये सारे ही व्यंजन है क्योंकि इसमें स्वर है ही नहीं। स्वर हमारे A, E, I, O, U होता है और इसमें से एक भी स्वर नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अक्षर है और 6 के 6 हमारे व्यंजन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मतलब 6 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 व्यक्ति A, B, C, D, E, F और G एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, 7 व्यक्ति है। हम इस प्रकार बनाएंगे, ये होता है हमारा बायां और ये होता है दायां। ठीक है, तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो कहा गया है कि C और D के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। C और D के बीच में केवल 5 व्यक्ति। तो C और D के बीच में अगर 5 व्यक्ति हम बिठाएंगे तो C और D हमारे बिल्कुल लास्ट में आएंगे। तो C और D और यहाँ लिख देंगे हम C और यहाँ लिख देंगे D। ठीक है, इस प्रकार हमारी एक ही पैटर्न में 2 सीरीज बन गई और सभी क्या है उत्तर की ओर देख रहे हैं। सेकंड में लिखा है कि B दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। B दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। यहीं से हमारा पता लग जाएगा कि C और D किस प्रकार बैठेंगे। B दाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। B दाएं छोर से तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ कौन बैठा है? B बैठा है। तो यहाँ हम B को बिठा देंगे। ठीक है, फिर G C के ठीक दाएं और बैठा है। G C के ठीक दाएं। अब यहाँ से पता लगेगा हमें कि C किधर बैठेगा। तो G C के ठीक दाएं, C के ठीक दाएं, तो C के ठीक दाएं बैठा है तो यहाँ पर हमारा G हो जाएगा और
ये ऊपर का हमारा अरेंजमेंट ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जी सी के ठीक दाएं बैठा है, तो सी के ठीक दाएं जी हमारा यहाँ बैठ जाएगा। ई ए के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ई ए के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ई के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर, यहाँ कोई स्थान नहीं बचा है, तो ई यहाँ बैठेगा हमारा, और इसके तीसरे स्थान पर 1 2 3 यहाँ पर हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो बच गया वो आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जी और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो जी और एफ हमारा इसमें नहीं आया, तो एफ हमारा यहाँ हो जाएगा, और जी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो हमारा राइट आंसर ओनली, यानी कि केवल एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार बनाने से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम 2 सीरीज बनाते हैं ना, तो इसी में हमारा एक ही सीरीज में काम हो जाता है, और यहाँ हम ऊपर नीचे बिठा सकते हैं, और इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों मैं आपको ये उम्मीद और ये आशा दिला सकता हूँ कि आप अगर मेरे को नियमित रूप से फॉलो करते हो, तो आप रीजनिंग में फुल बटे फुल कर के आ सकते हो, क्योंकि आजकल रीजनिंग बहुत ही इजी आ रही है। बस ये है कि किस प्रकार टाइम मैनेजमेंट करना है, कि आप कौन से क्वेश्चन है उसको छोड़ो और कौन से क्वेश्चन है उसको आप सोल्व करो। मैथ में भी यही होता है, मैथ भी बिल्कुल इजी आ रही है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का सारा खेला ही टाइम मैनेजमेंट का है, कि कौन ऐसा बंदा है जो एग्ज़ाम में उन क्वेश्चनों को छोड़ता है जो मतलब वास्तव में छोड़ने के लिए ही बने हैं, क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चन तो कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर सकता है। तो मैं आपके लिए वास्तव में रियल कंसेप्ट और रियल क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों रियल में अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो आप रियल में कमेंट कीजिएगा कि आगे भी मैं ऐसे ही इस प्रकार जो ALP CPT 1 में जो क्वेश्चन हुए थे उनको मैं आपको रियली सोल्व करा सकूं। क्वेश्चन नंबर 9 कथन और निष्कर्ष से आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सभी नींबू आलू है और कुछ नींबू पपीते हैं, मतलब कुछ नींबू पपीते हैं, और सभी नींबू आलू है, सभी नींबू क्या है, आलू है। निष्कर्ष में क्या पूछा है, कुछ आलू पपीते हैं, क्या कुछ आलू पपीते हैं, जी हाँ कुछ आलू पपीते हैं, ठीक है। और सभी पपीते आलू हैं, क्या सभी पपीते आलू हैं, जी नहीं, सभी पपीते आलू नहीं है, सभी नींबू आलू है। तो इसमें हमारा कंक्लूजन एक हो जाएगा, ओनली कथन निष्कर्ष एक फॉलो करता है, ठीक है। तो ओनली एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 x का संबंध 128 से है, तो समानुपाती 146 का संबंध y से होगा। मतलब जो नियम x और 128 में फॉलो हो रहा है वही नियम 146 और y में होगा। तो हम ऑप्शन से, ये ऑप्शन है, ये क्या है, ऑप्शन है, और ऑप्शन में से दोस्तों मैं आपको जो आंसर है वही लेके आया हूँ, लेकिन मैं आपको इसमें जो नियम है वो पहले भी बता चुका हूँ और मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले हम इसमें अंतर करेंगे, क्या करेंगे, अंतर। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कि क्या ये संख्या किसी वर्ग के पास है या किसी घन के पास है, मतलब क्यूब के पास है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि क्या ये संख्या जो एक दूसरे से संबंधित है वो किसी का मल्टीपल है, मतलब या तो 2 से गुणा है या 3 से गुणा है। चौथे नंबर पे देखेंगे कि इस संख्या में कोई एक निश्चित संख्या जुड़ी हुई है, जैसे प्लस हुआ है या माइनस हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें डिफरेंट। तो ऑप्शन से मैं आपको मतलब जो राइट ऑप्शन है वही लेके आया हुआ हूँ। तो x का मान यहाँ से हम उठाते हैं और x के मान को हम ऊपर ही रखते हैं, तो 164 और ये 128 समानुपाती है 146, ये आगे है तो ये ऊपर आएगा 146, और y का मान यहाँ से हम उठा लेंगे बाण में, ठीक है। सबसे पहले हम इनका अंतर करते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा अंतर से ही आंसर आएगा। 6 में से 2 गए तो 4, और 14 में से 9 गया तो हो गया 5, ठीक है। और इसको देखते हैं, 14 में से 8 गए तो 4, और यहाँ पर बचे 5, और 5 में से
और सॉरी दोस्तों 14 में से 8 गए थे, यहाँ 6 बचेगा, 6 और यहाँ पर 5 में से 3 गए तो 2 गए तो 3, ठीक है। तो ये हमारा 36, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यहाँ हमारा 36 है और यहाँ हमारा 51 है। तो हम अगर डिजिटल सम करेंगे तो 3 और 6 हमारा हो जाएगा 9, ठीक है, और 5 और 4 हो जाएगा हमारा 9। तो दोस्तों ये लास्ट में जो डिजिटल सम है इनका सेम आ रहा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ था। तो इसमें कोई सा भी नियम, इनमें से कोई सा भी नियम फॉलो हो सकता है। तो आप क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करेंगे कि पहले यहाँ x का मान है तो x के मान को ऊपर रखेंगे, मतलब x, और इसको मान लो, ऐसे मान लो कि आप इसका संबंध इससे है तो x, और यहाँ पर जो दिया गया है वो, फिर इसके बाद में यहाँ पर x भी देख के यहाँ संख्या दे सकता है, और यहाँ y देखे, मतलब यहाँ y देखे यहाँ संख्या दे सकता है, और यहाँ संख्या देखे यहाँ पर x दे सकता है। तो यहाँ हमें ऑप्शन से x और y के मान उठाने हैं और हमें ऊपर नीचे रख के उनको फिर नियम, जो भी नियम फॉलो कर रहा है वो नियम से हमारा राइट आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इससे पहले मैंने जो पेपर करवाया था फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसमें मैंने, जैसे ये क्वेश्चन था मैंने पहले करवा दिया था, तो इसी टाइप के 2 क्वेश्चन आए थे, तो मैंने वहाँ लिख दिया था कि इसी टाइप के 2 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन इस पेपर में मैं आपको लगभग सभी क्वेश्चन करवाऊँगा, और आने वाली जो अगले जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें आपको मैं बता दूंगा कि इस टाइप के कितने क्वेश्चन आए थे, और मैं एक ही क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा। क्योंकि दोस्तों इस टाइम एग्ज़ाम हमारी बहुत नज़दीक है और टाइम बहुत कम है, तो आपको बस कंसेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए आपके। तो एक ए और डी का संबंध है, वही संबंध, मतलब इन दोनों में जो इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है, इन दोनों का संबंध इससे है और इस दोनों का संबंध इससे है। तो इसमें से कौन सा है जो, मतलब 3 नियम तो फॉलो हो रहे हैं, 3 ऑप्शन में तो एक सेम नियम फॉलो हो रहे हैं, और एक ऑप्शन ऐसा है इसमें जो इस नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो देखते हैं। वो ये 2 संख्या है, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ। तो हम देखते हैं कि ए हमारा 1 पे आता है और सी हमारा 3 पे आता है। तो मतलब इसमें और इसमें और इसमें मतलब +3 +2 और डी हमारा 4 पे और जी हमारा 7 पे। तो इसमें हो रहा है मतलब +3, ठीक है, इसमें हो रहा है हमारा +3, और के हमारा 11 पे और एम हमारा 13 पे, तो +2, ठीक है, और पी हमारा 16 पे और आर हमारा 18 पे। तो यहाँ हो रहा है +2। तो दोस्तों यहाँ +2 हो रहा है। तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा या फिर इन किसी में से होगा। क्यों हमारा 17 पे आता है और एस हमारा 19 पे आता है, तो इसमें हो रहा है मतलब +2, और वी 22 पे आता है और एक्स 24 पे आता है, तो इसमें हो रहा है +2। तो दोस्तों इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, ठीक है। और ऑप्शन हम 4 को देखते हैं, तो इसमें भी +2 हो रहा है और इसमें भी +2 हो रहा है। मतलब ऑप्शन 2, 3 और 4 इनमें +2 हो रहा है, और ऑप्शन 1 है जिसमें प्लस, यहाँ पर सेकंड में +3 हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है कि 7 बक्से ए बी सी डी ई एफ और जी एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हों, ठीक है। तो 7 बक्से हैं जो ऊपर नीचे रखे हुए हैं। दोस्तों मैंने बताया था कि जो सीटिंग अरेंजमेंट वाले हैं या तो सर्किल से आएंगे या फिर ऊपर नीचे रख के आएंगे या फिर दाएं बाएं आएंगे। तो इसमें ये बक्से हैं जो एक के ऊपर एक रखे हैं और ज़रूरी नहीं कि ये इसी क्रम में हो। तो हम थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा क्वेश्चन का, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और हमारा जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वहीं से करते हैं। एफ को शीर्ष से तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो हम पहले इसका सीरीज बना लेंगे और किस प्रकार इसे सोल्व करना है वो मैं आपको बताऊं कि यहाँ 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये 7 है। तो हम इस प्रकार से अलग अलग बॉक्स बना लेंगे, 3-4 बॉक्स बनाएंगे, तब जाके हमारा इक्वेशन सॉल्व होगा, ठीक है। क्या कहा गया कि एफ को शीर्ष से तीसरे स्थान पर रखा गया है। एफ को शीर्ष से तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, एफ को यहाँ रखा गया है।
और मैं आपको बता दूं, आपको ऑप्शन पे यानी कि जो पूछा क्या है उस पे भी आपको फोकस करना है कि कौन सा बक्सा शीर्ष से चौथे स्थान पर होगा। तो जो हमारा यहाँ पर होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसके नीचे जो भी होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो मैं आपको एफ को मतलब इनमें रख लेता हूँ क्योंकि एफ यहाँ रखा गया है। फिर पूछा है कि डी को जी के ठीक ऊपर रखा गया है, डी को जी के ठीक ऊपर रखा गया है। तो इसमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, बाकी हम इसे डी को जी के ठीक ऊपर, जी के ठीक ऊपर है ये, ठीक है। और ई और ए के बीच में, ई और ए के बीच में केवल 3 बक्से हैं, ई और ए के बीच में केवल 3 बक्से हैं, मतलब ई और ए के बीच में 3 बक्से हैं। तो ए यहाँ पर भी हो सकता है और ई यहाँ पर, लेकिन ये 3 बक्से हैं, ठीक है, इनको अलग से रख लेते हैं। ई को शीर्ष पर नहीं रखा गया है, ये यहाँ से आप देखो कि ई को शीर्ष पर नहीं रखा गया है, तो ई हमारा ऊपरी ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो ई हमारा नीचे आएगा। और फिर देखते हैं डी को एफ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, डी को एफ के नीचे, एफ के नीचे डी को किसी स्थान पर रखा गया है। तो हम यहाँ डी लिखेंगे, यहाँ पर डी, यहाँ पर डी और यहाँ पर डी, ठीक है। किसी स्थान पर एफ के नीचे है तो चारों में से एक हमारा सही अरेंजमेंट हो जाएगा। और जी, जी के ठीक ऊपर डी है, तो जी के ठीक ऊपर डी है, तो यहाँ तो ये तो होगा नहीं हमारा, ठीक है। और जी के ठीक ऊपर, जी के ठीक ऊपर, जी के ठीक ऊपर डी है, ठीक है। और ई ऊपर ही ऊपर नहीं है तो ई नीचे आएगा। और ई और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, मतलब ई और ए के बीच में 3 व्यक्ति है, तो ई और ए के बीच में 3 व्यक्ति, तो ई तो हमारा ऊपर ही ऊपर था नहीं, तो ई और ए के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3, तो ई अगर हमारा यहाँ होगा और ए हमारा यहाँ होगा तो इसमें तो ये तो पहले कैंसिल हो गया था, तो ई हमारा ऊपर ही ऊपर हो नहीं सकता, तो 3 व्यक्ति है ई और ए के बीच में, ई और ए के बीच में केवल 3 बक्से रखे गए हैं। तो मैं ई तो देखो इसमें तो आएगा नहीं, ये तो पहले कैंसिल हो गया था, तो ए को मैं यहाँ रख देता हूँ और ई को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। और इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार इसमें देखता हूँ कि ए को मैं, ए और ई, ये इसमें एडजस्टमेंट नहीं था तो ये इसमें भी नहीं होगा, ठीक है, ये इसमें भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि बी और जी के बीच में केवल 2 बक्से हैं, तो बी और जी के बीच में केवल 2 बक्से हैं, बी और जी के बीच में केवल 2 बक्से हैं, तो यहाँ बी और जी का संबंध में यहाँ होगा, तो बी और जी के बीच में केवल 2 बक्से हैं, ये यहाँ हो गया। और ई जो हमारा ऊपर नहीं आएगा तो ई हमारा यहाँ हो जाएगा, लेकिन इससे पहले हमारा ये अरेंजमेंट ठीक हो गया, तो जो बचा है वो यहाँ आ जाएगा। और हमें पूछा है कि कौन सा बक्सा शीर्ष से चौथे स्थान पर होगा, तो शीर्ष से चौथे स्थान पर हमारा बी हो जाएगा, तो इसमें हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक से ज़्यादा इस प्रकार के खाने बनाने हैं ताकि आपका अरेंजमेंट ठीक से हो सके। क्वेश्चन नंबर 13 कथन और निष्कर्ष है। कुछ जिराफ गेंडे हैं, कुछ जिराफ क्या है, गेंडे हैं, ठीक है। सभी गेंडे बाघ हैं, सभी गेंडे क्या है, बाघ है। तो निष्कर्ष में दिया गया है कुछ बाघ जिराफ है, क्या कुछ बाघ जिराफ है, जी हाँ। सभी बाघ गेंडे हैं, सभी बाघ गेंडे हैं, जी नहीं, कुछ बाघ गेंडे हैं। तो इसका निष्कर्ष सेकंड गलत हो जाएगा और निष्कर्ष 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ये सीरीज दी गई है और इस सीरीज का अगला पद क्या होगा, तो बी सी डी ई और यहाँ मतलब इसमें एक ऐड हो रहा है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो मतलब नियम हो रहा है हमारा +1 और ई एफ जी एच और यहाँ हो जाएगा आई मतलब +1 और जी एच आई जे और
यहाँ हो जाएगा के मतलब +1, तो इसमें +1 कर देते हैं हम डायरेक्ट ही, ई एच और जे, तो 6 1 7 एफ आई और जे के बाद में के, तो एफ आई के हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, वही पिछले क्वेश्चन की तरह हम लिखेंगे एक्स मतलब एक्स का संबंध इससे है और एस 13 का संबंध वाई से है, मतलब दोनों में इन दोनों में एक ही नियम फॉलो हो रहा है, और ये हम ऑप्शन लेके आए हैं जो इसका राइट आंसर था। तो वही ट्रिक करते हैं हम, पहले अंतर मतलब एक्स का मान ऊपर रखेंगे 11, और ये 11 से किस प्रकार 125 आ रहा है, तो 11 का हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर के पास है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे, तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121, और 121 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा 125 हो जाएगा। देखते हैं क्या 13 का इसी प्रकार करने से आंसर आ रहा है क्या। तो 13 का स्क्वायर करेंगे, तो 13 का स्क्वायर 100 गुणनतर होता है, ठीक है, और 100 गुणनतर में हम 4 ऐड करेंगे तो 173 हमारा राइट आंसर होगा। क्या 173 ऑप्शन में है? जी हाँ है। तो x का मान हो जाएगा 11 और y का मान हो जाएगा 173। तो इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन होगा जो राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हमें ये मान लो एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है, तो इस प्रकार 3 ऑप्शन भी ऐसे ही दिए होंगे, जैसे x बराबर, जैसे मान लो ये ऑप्शन नंबर 1 है, तो दूसरा ऑप्शन नंबर ये है कि x बराबर 14 और y बराबर 154, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है हमारा जैसे x बराबर 15 और y बराबर 176, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है हमारा कि x बराबर ले लेते हैं हम 12 और y बराबर हम ले लेते हैं 160। इस प्रकार हमारे ऑप्शन थे। तो ये 3 ऑप्शन इस प्रकार इस नियम का फॉलो नहीं करेंगे, और इसका मान यहाँ पर रखने पर x का मान 11 और y का मान 173 इससे बन जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माँ है, और a माइनस बी का अर्थ है कि a b का भाई है। इस प्रकार आप देखेंगे तो ये जो सीरीज है ना, तो ये सेम होनी चाहिए, मतलब ये ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे a गुणा b का अर्थ है कि a b की पत्नी है, तो ये b यहाँ पर और a यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि b a की पत्नी है। अगर ऐसा है तो आपको मतलब सारे में बहुत ही हिसाब से देखना होगा और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। लेकिन जो सीरीज यहाँ है वही यहाँ है, तो आप डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन पे जाओ कि आपको किस प्रकार करना है। तो क्यों और आर में क्या संबंध है, तो आप यहाँ से उठाएंगे तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे पढ़ेंगे कि क्यों आर की बेटी है। क्या पढ़ेंगे? क्यों आर की बेटी है, क्योंकि ये संबंध था तो यहाँ दिया गया है कि ए बी की बेटी है, तो आप यहाँ से पढ़ेंगे कि क्यों आर की बेटी है। तो क्यों क्या है? आर की बेटी है, तो क्यों फीमेल है, और आर का कोई अभी पता नहीं है। तो सेकंड में देखते हैं आर पी की, आर गुणा पी से क्या संबंध है कि आर पी की पत्नी है, आर क्या है? पी की पत्नी है, तो ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। फिर पी और के में संबंध, तो भाग वाला है, तो पी के का पिता है, पी क्या है? के का पिता है, तो के का पिता है। इसका जेंडर पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, बाकी ये दोनों बहन भाई हो गए, और ये पी के का पिता हो गया, ठीक है। के इंटू टी, के इंटू टी, तो के टी की पत्नी है, के क्या है? टी की पत्नी है, तो ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गया। तो पूछा है कि आर का टी से क्या संबंध है, टी से क्या संबंध है, तो टी तो इसका आंसर होगा नहीं और आर होगा। तो आर क्या है? ये इसकी पत्नी है, और ये बहन भाई है, तो ये साली हो गई टी की, और ये टी की सास हो गई। तो सास या पत्नी की माँ, पत्नी की माँ, या फिर हंसी आ जाएगी आपको, साली की माँ, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, मतलब एग्जाम में ऑप्शन में था कि पत्नी की माँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 17, एक निश्चित कूट भाषा में FEND को 9735 लिखा जाता है और FEUD को 3769 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में U को क्या लिखा जाएगा, तो FEND को लिखा जाता है 9735 और FEUD
यू डी को लिखा जाता है 3, 7, 6 और 9। देखो दोस्तों, इसमें डी है, इसमें भी डी है, इसमें एन है और इसमें एन नहीं है, तो एन का जो कोड होगा जो इसमें नहीं होगा, तो इसमें क्या है, इसमें 3 है, ठीक है, इसमें 7 भी है, इसमें 6 है और इसमें मतलब इसमें 9 है और इसमें भी 9 है, तो इसका कोड हो जाएगा एन का तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, नहीं है, इसमें पूछा क्या है, यू का कोड क्या होगा, तो इसमें यू है लेकिन इसमें यू नहीं है, तो जो इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा, तो इसमें 7 भी है, इसमें 3 भी है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है और इसमें 6 है, तो ये इसका 6 हो जाएगा, मतलब यू का कोड 6 हो जाएगा। और अगर पूछता कि एन का कोड क्या है, तो एन का कोड 5 है, और जो ये बच रहे हैं इनका कोड का कोई निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों का 100% कन्फर्म है कि एन का कोड तो 5 होगा और यू का कोड 6 होगा, तो इसमें यू का कोड पूछा है तो हमारा राइट आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और आपको डायरेक्ट मतलब देखते ही सॉल्व करना है, और प्रत्येक एग्जाम में आए हैं 2024 से, जो ALP टेक्नीशियन और जो ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे, और आज तक भी आ रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, आप मिला सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इस बार ग्रुप डी में इस प्रकार के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, तो देखते हैं क्वेश्चन। ये हमारा बाएं से ये सीरीज दी गई है जिसमें प्रतीक भी है, संख्या भी है और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर भी है। तो उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है, मतलब प्रतीक है, आप प्रतीक लिखेंगे, प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, मतलब यहाँ पर संख्या है। अब संख्या सम है या विषम है इस प्रकार नहीं कहा गया है, बाकी अनेक क्वेश्चनों में इस प्रकार कहा गया है कि इससे प्रतीक से पहले एक सम संख्या है, बाद में एक विषम संख्या है, और बाद में एक सम संख्या है, पहले एक विषम संख्या है, या फिर पहले संख्या है, बाद में अक्षर है, बीच में प्रतीक है। तो इस प्रकार आपसे किसी भी प्रकार पूछ सकता है। तो इसमें कहा गया कि जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या, ठीक बाद भी एक संख्या, ठीक है। तो बीच में प्रतीक, पहले संख्या बाद में संख्या, तो हम देखेंगे यहाँ प्रतीक है, पहले संख्या और बाद में संख्या, तो एक हमारा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा प्रतीक और पहले संख्या बाद में संख्या, एक हमारा यहाँ से हो जाएगा, ये हो गया हमारा 2। फिर प्रतीक पहले संख्या और बाद में संख्या, तो एक हमारा ये हो जाएगा 3, ठीक है। प्रतीक पहले संख्या बाद में संख्या, एक यहाँ से हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, और बाद में नहीं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। मतलब इसमें 4 ऐसे प्रतीक है जिनके पहले संख्या है और बाद में संख्या है, तो राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों, ये एक सीरीज दी गई है और पूछा है सीरीज का अगला पद क्या होगा। 361, 348, 335, 322, 309, मतलब ये संख्या घट रही है, लगातार घट रही है। तो हम देखते हैं कि 361, 361 और 348, तो हम इसे घटा के देखते हैं क्या आता है। 11 में से 8 गया तो 3, और यहाँ बच गए 5, 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है, 13। तो यहाँ हो रहा है माइनस, मतलब -13 हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं हम 348 और 335, 8 में से 5 गया तो 3 और 4 में से 3 गया तो 1, तो ये भी 13 का अंतर आ रहा है, तो ये भी -13 है, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम 335 और 322, 5 में से 2 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ पर भी मतलब -13 हो रहा है। देखते हैं यहाँ पर भी -13 हो रहा है क्या, तो 322, 309, जी हाँ, यहाँ पर भी -13 हो रहा है। तो लगातार इसमें से -13 हो रहा है, -13, -13, -13, मतलब -13, -13, -13 और -13, ठीक है। तो इसमें से 309 में से हम -13 करेंगे, तो 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 गया तो ये हो गया 9, और यहाँ बच गया 2, 296। तो दोस्तों, इसका अगला पद 296 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नलिन बिंदु वाई से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। मतलब यहाँ ये वाई पॉइंट है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह दाएं ओर मुड़ता है, तो इसका दायां हो जाएगा इस साइड, तो वह दाएं ओर मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है। ये दाएं ओर मुड़ गया और ये हो गया 23 किलोमीटर चलता है,
ठीक है, यहाँ पहुँच गया। फिर दाएं ओर मुड़ता है और 29 किलोमीटर चलता है, तो इसका दायां हो गया नीचे, तो यहाँ से 29 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये हो गया 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ पहुँच गया। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है, तो बायां हो गया इस साइड, तो ये बाएं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये बाएं ओर मुड़ गया और ये 14 किलोमीटर चल गया, ये 14 किलोमीटर चल गया। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 21 किलोमीटर चलता है, तो बाएं ओर मुड़ता है तो इसका बायां हो गया ऊपर, तो ये 21 किलोमीटर चलता है, मान लो 21 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 21 किलोमीटर चलता है। तो फिर बिंदु जेड पर ठहर जाता है, ये बिंदु जेड हो गया, यहाँ ठहर जाता है वो। तो बिंदु वाई पर दोबारा पहुँचने के लिए किस दिशा में वह कितनी दूरी तय करनी होगी? तो ये टोटल था 29 और ये तय कर लिया इसने 21, तो यहाँ ये कितना बच गया? ये बच गया हमारा 8, तो ये 8 के बराबर है। ठीक है, ये 8 के बराबर है, तो ये दूरी हो जाएगी, ये इसकी ये 14 हो जाएगी और ये टोटल थी 23, तो ये 23 हो जाएगी। तो 23 और 14, तो 23 और 14 हो जाएगा आपका 4 और 3 7 और 2 और 1 3, 37 किलोमीटर। और यहाँ से इसको पश्चिम में जाना होगा, तो 37 किलोमीटर पश्चिम दिशा, तो 37 किलोमीटर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या मैंने सही में एक सही कंटेंट और सही तरीके से आपको मैं समझा सका हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।